एक दशक पहले देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति थी और काले धन की क्या स्थिति हो गई थी, इस पर मैं आपसे कुछ बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं करना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं, मैं, आप और भारत का बच्चा बच्चा यह जानता है कि उन दिनों भ्रष्टाचार न रहकर भ्रष्टा 8 बन गया था, भ्रष्टा 16 बन गया था, भ्रष्टा 32 बन गया था। भ्रष्टाचार भ्रष्टा 8 बन गया था, भ्रष्टा 16 बन गया था, भ्रष्टा 32 बन गया था। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की चर्चा तो बराबर होती थी, लेकिन हमने जिस कठोरता से उस भ्रष्टाचार पर काबू पाया है, मैं कह सकता हूं कि वह अभूतपूर्व है। भ्रष्टाचार को रूट आउट करना है कोई सामान्य बात नहीं है। अब भ्रष्टाचार पर इस पर मैं भाषण करूं तो लंबा समय लगेगा, लेकिन उसको चेक करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए सिस्टम्स में जहां पर जो बदलाव लाने की जरूरत पड़ी है, वो हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है। साथियों, हमें नए भारत का निर्माण करना था। इसके लिए हमें संसाधन चाहिए थे, और सरकार के पास संसाधन तभी एकत्र हो सकते थे जब हम भ्रष्टाचार पर और काले धन पर लगाम लगाते। सरकार में आने के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से देश की जनता का हक मारा जा रहा है, और किस प्रकार से बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों द्वारा जमा किए गए काले धन को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करके सफ़ेद किया जा रहा है। देश के संसाधनों पर जिन गरीबों का हक है, उनका हक मार कर बैठे इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो लोग ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग यानी धुलाई कर रहे थे, जो लोग ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग यानी धुलाई कर रहे थे, आज सरकार उनकी लॉन्ड्रिंग कर रही है। हमारे यहाँ हमारे यह जो कार्य हैं, ये दिखाते हैं कि जिस नए भारत का निर्माण हम कर रहे हैं, उसमें कोशिश है कि भ्रष्टाचार यह भ्रष्टा जीरो बनकर रह जाए। यानी नया भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। नए भारत के निर्माण से संबंधित जिस अगले मुद्दे की बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ साथियों, वह है विभिन्न सामाजिक वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व। कुछ समय पहले देश के कुछ राज्यों की हालत यह थी कि लगभग हर राज्य को 2-3 परिवारों के बीच ऐसा बांट दिया गया था, अधिकांश, हर राज्य को नहीं कहूँगा, अधिकांश कुछ ऐसे राज्यों को, कि आम जनता के पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं रहती थी। आप या तो एक परिवार को चुनिए या फिर दूसरे परिवार को चुनिए। इसलिए एक लंबे समय तक देश की जनता को कई राज्यों में सिर्फ 2 या 3 परिवारों के मध्य कोई न कोई किसी को चुनना पड़ता था और जनता भ्रमित रहती थी। कई राज्यों में सिर्फ डोमिनेंट परिवार या जाति को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता था। यदि आप उस खास परिवार या जाति से संबंधित नहीं हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को हाशिए पर भी किया गया है। लेकिन हमने उस स्थिति को बदलने का पूरा प्रयास किया है। आप चाहे उत्तर प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश देखें, गुजरात देखें या कोई और राज्य, हमने हर जगह प्रायः सभी वर्गों, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, महिलाएं, सभी को न सिर्फ एक समान ट्रीट किया, बल्कि उनको शासन व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व जो देना चाहिए, वो उचित प्रतिनिधित्व देने की हमने कोशिश की है। साथियों, इस प्रसंग में एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ। पूर्व में एक ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया गया कि सोशल जस्टिस एवं जनरल कैटेगरी के गरीबों के वेलफेयर में एक अंतर विनोद है, दोनों में एक कंट्राडिक्शन है। सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनको सिर्फ सामाजिक न्याय की गलत समझ के कारण आज तक वंचित रखा गया। हमने उनको भी हर जगह उचित प्रतिनिधित्व देने का भरपूर प्रयास किया है। हमने सामाजिक न्याय का सही अर्थ लगाया और हम शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित के साथ साथ सामान्य वर्ग के गरीबों को भी देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। यह एक ऐसा सामाजिक न्याय है जो साफ नीयत के आधार पर किया गया है। यह डोमिनेंट फैमिली या कास्ट बेस्ड नहीं, बल्कि एक ईमानदार और साफ नीयत वाला यह सामाजिक न्याय है। यह सोशल जस्टिस के वास्तविक अर्थ को मूर्त रूप प्रदान करने वाला यह सोशल जस्टिस है। हम जिस भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, वह नया भारत सामाजिक तौर पर सबको साथ लेकर चलने वाला यह भारत है। साथियों, नए भारत की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है
कि जिस नए भारत का निर्माण हम कर रहे हैं, उस नए भारत में सांस्कृतिक स्तर पर कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस नए भारत को अपनी रूट्स पर, अपनी जड़ों पर गर्व है। नए भारत को अपनी विरासत पर गर्व है, अपनी भाषाओं पर गर्व है। और साथियों, हमारा नया भारत अब यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वह कमजोर लोगों का देश है। वह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उसने विदेशी आक्रांताओं के सामने अपने हथियार डाल दिए। हमारा नया भारत उन कहानियों को पढ़ रहा है जिसमें हमारे लोगों ने वीरता से लड़ते हुए इस भारत भूमि की रक्षा की है। हाँ, कुछ विसंगतियां ऐसी थीं जिसकी वजह से हम 1000 साल तक गुलाम रहे, लेकिन उसका किंचित यह अर्थ नहीं है कि हमारे अंदर साहस अथवा शौर्य अथवा वीरता की किसी प्रकार की कोई कमी रही। यह सही है कि हम गिरे, पर जैसा कहा गया है कि अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। यानी हमारी महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि गिरकर उठ खड़े होने में। हम दोबारा उससे कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ उठकर खड़े हुए हैं। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिस पर हजारों वर्षों से लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। हमारे पूर्वजों ने डटकर उन आक्रमणकारियों का सामना भी किया, लेकिन कुछ समस्याएं भी नहीं जिनके कारण वह पराजित हुए। आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को यदि देखें तो आप यह पाएंगे कि अरब, तुर्क या मंगोल हों जैसे आक्रमणकारी यह भारत आए, जिनके आक्रमण का उद्देश्य लूटपाट के साथ वहाँ के धर्म व संस्कृत को भी विध्वंस करना था, जिन्होंने इस धरती पर न सिर्फ नरसंहार किया बल्कि कई बार धर्मांतरण भी कराया। साथियों, अपने जीवन का भय सबसे बड़ा भय होता है किसी भी मनुष्य की जिंदगी में। इस सच्चाई से भी हम अच्छी तरह अवगत हैं। और अपने भगवान का सहारा मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सहारा भी होता है। जब हमारे मंदिरों का विध्वंस हुआ, भारतीयों की आध्यात्मिक चेतना पर चोट की गई और आस्था पर चोट मारने का प्रयास किया गया, तो इस देश में बड़े पैमाने पर नरसंहार भी हुआ। उस समय मंदिर तोड़े गए, धर्मांतरण हुआ, लेकिन फिर भी आज स्थिति यह है कि इस देश में सनातन धर्मावलंबी 80% से कहीं ज्यादा है। मित्रों, आप दुनिया में ऐसे किसी भी देश का उदाहरण नहीं दे सकते जिस देश में सांस्कृतिक चेतना पर 1000 वर्ष तक इतने प्रहार लगातार हुए हों, जहां आम जन के जान, सम्मान और भगवान पर लगातार खतरे मंडराए हों, लेकिन फिर भी आज वह धर्म जीवित है, वह संस्कृति जीवित है, वह समाज जीवित है। हमारी मूर्तियों को इसी उद्देश्य से खंडित किया गया कि इस मूर्ति भंजन से यह संस्कृति ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो लोग सनातन धर्म को सिर्फ मूर्तियों से जोड़कर देखते हैं, वह संकीर्ण सोच वाले लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मूर्तियां और पूजा पद्धति सनातन का एक भाग अवश्य हैं, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। लेकिन सनातन संस्कृति मूर्तियों से कहीं अधिक ऊपर है। इसलिए इस संस्कृति को खत्म करने के सारे प्रयास जो किए गए वह असफल सिद्ध हुए, और आज भी वह संस्कृति अपने पूरे वैभव के साथ खड़ी है। किसी ने कहा भी है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूं ही यह नहीं कहा गया, वह भी एक ऐसे शख्स द्वारा जो सनातन संस्कृति, जो हमारा इटर्नल कल्चर है, उससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं था। इस बात के पीछे एक तर्क है, एक ताकत है और एक विश्वास भी है। साथियों, एक राष्ट्र अपने किस्से, कहानियों, अपने नैरेटिव से बनता है, और जब किस्से कहानियां टूट जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से वह राष्ट्र भी टूट जाता है। और इस राष्ट्र को तोड़ने के लिए इस देश के किस्से और कहानियों को, इस देश के नैरेटिव्स को भी तोड़ा गया। आक्रांताओं के मिथकों को एक तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। लेकिन अब नए भारत में स्थिति बदल रही है। वो कहते हैं ना कि नेशंस वीकेंड नॉट बिकॉज ऑफ देयर पास्ट बट रादर बाय हाउ दे आर टॉट। अर्थात राष्ट्र अपने अतीत के कारण कमजोर नहीं होते, बल्कि इस कारण कमजोर होते हैं कि उन्हें अतीत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। अब हमारे बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अब हमारे बच्चे यह पढ़ रहे हैं कि कैसे सिंध के राजा दाहिर सेन ने, श्रावस्ती के राजा सुहेल देव ने और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आदि ने अपने समय में बहादुरी से इस देश की रक्षा की थी। यह पढ़ाया जाता है।
अब हम गुलामी की मानसिकता को तोड़कर एक नए भारत के निर्माण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि false narrative of slavery and cowardice has been replaced by the true narrative of bravery and patriotism. गुलामी और कायरता की जो false narrative था, उसके स्थान पर अब हम बहादुरी और राष्ट्र प्रेम, अब यह हमारा नैरेटिव बन गया है। साथियों, हमारे नेशनल डीएनए में कई बार हमारे नेशनल डीएनए को कई बार यह डैमेज करने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा डीएनए इतना कमजोर न था, न है, न रहेगा कि इन आघातों से टूटकर वह बिखर जाए। नए भारत में हमारा वही शाश्वत और अखंड डीएनए आज भी विद्यमान है।